नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। मैं स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं सीनियर फिल्म प्रेस फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर जी। एक आम मराठी परिवार में जन्मे प्रदीप बांदेकर जी ने एजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से फोटोग्राफी की तकनीकी शिक्षा हासिल की। उसके बाद प्रेस फोटोग्राफर का काम उन्होंने शुरू किया और आज प्रेस फोटोग्राफर के क्षेत्र में उनका नाम जाना पहचाना है। आइए सुनते हैं प्रदीप बांदेकर जी की कहानी, प्रदीप जी की जुबानी। प्रदीप जी, आपका परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप दत्ताराम बांदेकर है। मैं फिल्म प्रेस फोटोग्राफर से कार्यरत हूँ। गए 40-45 साल से इस व्यवसाय में मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में बताइएगा, मतलब आपके पिताजी क्या करते थे, भाई बहन मम्मी वगैरह, इनके बारे मेरे पिताजी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर थे बम्बई में। उनके पास काफ़ी काम था और उनके हम मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम 3 बहन भाई थे। मेरी मम्मी घरेलू थे, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस ज़माने की औरतें ज़्यादातर कामकाज नहीं करती थी, तो वो घर और हम तीनों भाई बहनों को संभालती थी। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी। मैं खालसा कॉलेज से बीए कर चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी का कोर्स किया हुआ है। ये कब की बात है? ये बात है 1974-75 की। आपने कहा कि आप खालसा कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब उधर ही कहीं आप रहते थे आसपास? मैं कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, क्योंकि मुझे नौकरी में कोई रुचि नहीं थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, तो इसलिए उन्होंने उस ज़माने में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का बड़ा चलन था। तो उन्होंने मुझे कहा आप टाइपिंग शॉर्ट हैंड कर लो, मैं आपको अच्छी जगह जॉब दिला दूंगा। तो साल की बात है ये उसी दौरान की ग्रेजुएशन के बाद की बात है। ये 73-74 की बात है। प्रदीप जी, आपसे एक बात जाननी है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते थे? ऐसा था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था और मुझे फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और ख़ास तौर से मुझे फ़िल्मों का बड़ा शौक़ था शुरू से। कॉलेज के दरमियान मेरी दोस्ती अवतार गिल, जो अभी के आर्टिस्ट है, तो वो अवतार गिल, भरत कपूर थोड़े सीनियर थे, विजय तलवार, रमेश तलवार, काफ़ी जितना भी ये आज के इप्टा के एक्टर थे, वो ज़्यादातर खालसा कॉलेज से बिलोंग करते थे। तो उनसे काफ़ी खासा परिचय हुआ। हम लोग ड्रामा करते थे। मैं तो ड्रामा नहीं करता था, लेकिन उनके ड्रामा मैं ज़रूर देखता था। बहुत ही अच्छा ड्रामा करते थे वो, इतने अच्छे प्लेस करते थे। ख़ास तौर से अवतार, जावेद खान, जो छोटे जावेद खान, वो उनका तो स्टेज का परफॉर्मेंस देखने लायक था। तो हर साल ड्रामा नाइट होते थे, कुछ स्टूडेंट ड्रामा नाइट स्पॉन्सर्ड करते थे, फिर भांगड़ा होता था, काफ़ी एक्टिविटी होती थी खालसा कॉलेज में। और ड्रामा में तो खालसा कॉलेज का बहुत नाम हुआ करता था। हिंदी ड्रामाज में खालसा कॉलेज अव्वल होता था। तो और मुझे बाद में, मैंने ग्रेजुएशन के बाद फोटोग्राफी का कोर्स किया, फिर कैमरा लिया, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बॉलीवुड का बहुत शौक़ था। आपने कहा कि आपके इतने परिचित वहाँ बने जो एक्टिंग किया करते थे, इप्टा में थे, फिल्मों में, तो आपको कभी एक्टिंग का मन नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई ना एक्टिंग का ये कोई शौक़ नहीं रहा शुरू से। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन हमारे घर से बड़ा विरोध हुआ। उन्होंने कहा हमारे घर के अंदर कोई फ़ोटोग्राफी नहीं करता, ये जो काम है ये बड़ा बेकार काम है, इसके अंदर कोई भविष्य नहीं है। तो आप एक काम करो, आप अच्छे खासे पढ़े हो, आप जॉब कर लो अच्छा खासा। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ वैकेंसी है।
तो मैं क्या करता था, मैं जानबूझ के टाइपिंग स्लो करता था, शॉर्ट हैंड स्लो करता था ताकि मैं फेल हो जाऊं, और हमेशा मैं फेल होता था। तो मेरे पिताजी परेशान होते थे, बोलते थे तू क्या कर रहा है, तू हमेशा कैसे फेल होता है। तो मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करना है, मैं 9 to 6 जॉब नहीं कर सकता। तो बोले तुझे क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है। तो बोले ठीक है फ़ोटोग्राफी तू कर ले, लेकिन मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरा संघर्ष खुद कर लूँगा। तो मैंने कैमरा लिया। अभी ये भी मुझे पता नहीं था कि कौन सा कैमरा खरीदना चाहता। तो फिर मैंने जे के पहले करियर पॉलिटिक करके एक ये होते थे इंस्टीट्यूट वीटी में, वहाँ से मैंने कोर्स किया फ़ोटोग्राफी का। फिर एक PSI करके एक इंस्टीट्यूट थी, वहाँ से कोर्स किया, और फिर बाद में मैंने जे में एडमिशन लिया। जे में उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत कम सीट होती थी और बड़ा डिफ़िकल्ट ये होता था वहाँ एडमिशन मिलना। तो मेरे को 2-3 अटेम्प्ट के बाद मुझे एडमिशन मिला, मैं बड़ा खुश हो गया। कितने समय का कोर्स था आपका? 1 साल का। तो 1 या 2 साल का, 1 साल का शायद, 1 या 2 साल का कोर्स था, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटोग्राफी में बहुत कम लोगों के पास सर्टिफिकेट है, में एडमिशन वैसे बहुत मुश्किल से मिलता है। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है। और जे का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में जे का सर्टिफिकेट की मान्यता है। तो मैंने वो सर्टिफिकेट हासिल किया, मैं 2nd क्लास आया था वहाँ। और फिर मैंने कहा अभी संघर्ष करना पड़ेगा। तो मुझे बॉलीवुड का बहुत शौक था, मुझे कोई भी फिल्म अच्छी लगती थी। मैं 1 रुपये में शेख मुख्तार, सुजीत कुमार, संजीव कुमार, इनकी फिल्में, हिंद माता, चित्रा, सूर्या, डरबी, मुझे कोई भी थिएटर चलता था, सिर्फ फिल्म होना ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त की सी ग्रेड की फिल्में भी बहुत अच्छी होती थी, उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा था। दारा सिंह कुमकुम की फिल्म, दारा सिंह निशी की फिल्में, मुझे सब फिल्में चलती थी। सिर्फ मुझे इमोशन की फिल्में थोड़ी सी मुझे टच कर लेती थी। तो मैंने कहा बॉलीवुड में चला जाता हूँ। आपकी जो पहचान है बॉलीवुड में एज ए फिल्म प्रेस फोटोग्राफर, ये कैरियर कैसे शुरू हुआ? तो फिर मैंने संघर्ष शुरू किया। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था क्या भाई कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो मैंने कैमरे लिए और सवेरे मैं निकलता था। तो मेरी माँ बोलती थी इसको काम नहीं करना चाहिए ना, कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए नए नए पैतरे ढूंढता है। तो उस ज़माने में हमारे दादर के अंदर 3 बड़े स्टूडियो होते थे, रंजीत, रूप तारा और श्री साउंड। और वहाँ अब जैसा नहीं है, वहाँ आपको एंट्री भी बहुत अच्छी तरह से मिलती थी, यानी कोई रोक टोक इतना नहीं होता था। और सब बड़े आर्टिस्ट ये 3 स्टूडियो में शूटिंग करते थे, क्योंकि फिल्म सिटी वगैरह में बहुत लंबा पड़ता था। तो दादर में ही लोग ज़्यादातर करते थे और दादर गढ़ माना जाता था। तो ये तीनों स्टूडियो में इतनी चहल पहल होती थी। तो मैंने शुरू में मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो में दाखिल होने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह से फ़ोटो करनी थी। तो रोज़ जाने आने से पहचान वगैरह होने लगी। तो फिर मुझे पता चला नटराज स्टूडियो अंधेरी में, फिर मोहन स्टूडियो अंधेरी में, फिर चांदीवली स्टूडियो इधर चांदीवली में है। तो मैंने कहा क्या करे, कैसे करे। तो मैं नटराज जाने लगा, फिर मैं मोहन स्टूडियो जाने लगा। मोहन तो कम जाना होता था। तब आप में कैमरा साथ में लेके जाते थे? मैं दिन रात कैमरा के साथ ही रहता था। तो पहला फोटो क्लिक किया आपने किस आर्टिस्ट का क्या करते हैं? तो बड़ा मुश्किल था वैसे सेटों पे जाना, क्योंकि उस टाइम हर आर्टिस्ट का अपना एक रौब था, एक रुतबा था। आर्टिस्ट को मामूली आदमी उनके इर्द गिर्द पहुंच नहीं सकता था, इतनी उनकी इमेज थी। तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन मैं नटराज स्टूडियो गया, तो वहाँ एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो गेट बड़ा ओपन था, कोई दरबान नहीं था। तो मैं अंदर चला गया, तो देखा तो जयश्री टी का डांस चालू था। तो मैंने डरते डरते जयश्री जी को पूछा, मैंने कहा जयश्री जी आप मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स करनी है। तो उन्होंने कहा किस मैगज़ीन के लिए, पहले पूछते थे लोग किस मैगज़ीन के लिए आपको करना है। तो मैंने एक मराठी मैगज़ीन का नाम ठोक दिया। मैंने कहा हाँ इसके लिए। बोले ठीक है मैं शॉट देती हूँ,
आप आइए, आप लीजिए। तो उन्होंने मुझे कुछ चंद तस्वीरें दी, जो ये मेरे पहली तस्वीरें थी। आपको याद है कब की बात है ये बात होगी 76-77 की। ये जैसे कि आज भी है, अगर वो आपका इंटरव्यू देखेंगे तो उनको भी वो बात आएगी। उनको शायद याद भी नहीं रहे, लेकिन वो जब भी मिलती थी, आज भी वो उतनी गर्मजोशी से मिलती है। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ज़माने के आज भी मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। उनका नेचर भी बहुत अच्छा है जैसे। बिल्कुल, सब उस वक्त के सब सारे आर्टिस्ट तकरीबन। तो आपने उस फोटो का क्या किया, फोटो निकालने के बाद? फोटो निकालने के बाद मुझे नहीं मालूम था कहाँ बेचना है, इसको बेचा भी जाता है। तो मैं ऐसे फोटो उस ज़माने में रोल भी बड़ा सस्ता हुआ करता था, 3 रुपए का रोल आता था, और ब्लैक एंड वाइट रोल आता था 3 रुपए का। और कलर तो कोई करता नहीं था, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी करता था, कलर बहुत महंगा होता था। तो हम लोग कलर के चक्कर में गिरते नहीं थे, क्योंकि मैगजीनें सारी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खरीदती थी। तो और कलर होता था कुछ 20-25 रुपए का रोल, और 7 रुपया पोस्ट कार्ड साइज प्रिंट वो ज़माने में कोडैक में बनती थी, लेकिन उसकी डिलीवरी आपको 1 हफ्ते के बाद मिलती थी। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। ब्लैक एंड वाइट थोड़े फ़ोटो मैंने जमा किए, तो फिर मैं फ़ोटो लेके चला गया। मैंने कहा मैं मराठी होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा मराठी न्यूज़पेपर मैगज़ीन से। तो वहाँ मुझे बड़ा बुरा अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा हम तो आपका छापेंगे, इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं, और छापेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पैसे देते नहीं हैं। कैसे कर दिया सीधा सीधा? हाँ, मुंह पे बोल दिया उन्होंने कहा हमको पीआरओ फ़ोटो देता है जिसका हम मुफ्त में यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल है, ये घर फूकने वाली बात है। तो मैंने कहा अभी क्या करें। तो फिर मैंने आहिस्ता काफ़ी दिनों के बाद इंग्लिश मैगज़ीन में जाने के बाद डेयरिंग की, और हमारे एक प्रिय मित्र जिसका उमेश जी, जिनका हम हमेशा शुक्रगुजार करते, जिन्होंने लड़ झगड़ के फोटोग्राफर के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद पेमेंट की सुविधा कर दी थी। तो उस टाइम ऐसा था कि 20 रुपये मिलते थे स्टारडस्ट में एक फ़ोटो का। फोटो देने के बाद मिलते थे या छपने के बाद? नहीं, पहले मैं वहीं जाता था जहाँ पैसे मिलेंगे। तो 20 रुपये फ़ोटोग्राफ्स के मिलते थे स्टारडस्ट में, सिनेब्लिट्स में। ये बड़े रेपुटेटेड मैगज़ीन थी, स्टारडस्ट और सिनेब्लिट्स। इनका अपना एक रुतबा था और इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम था। तो 20 रुपये मिलते थे। तो हमने क्या किया था, रोज़ 20 रुपये लेने के बजाय हमने एक डायरी बना दी थी, जो एंड ऑफ द मंथ उस जितने फ़ोटो है तो उसका बिल बना के हम देते थे, तो उसका चेक हमको मिल जाता था। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो जी मैगज़ीन है ये वीटी में हुआ करता था। तो इनकी जो ये थी चलाने वाली माधुरी बहन कोटक, इनका बहुत बड़ा नाम था और बहुत अच्छी लेडी थी और इनको बहुत चीज़ें याद है। तो ये नीचे से चिट्ठी लिख के देती थी, ये 7 रुपये या 4 रुपये देती थी शायद फ़ोटो का, कि प्रदीप भाई नो बे फोटो ना 14 रुपये आपो। तो वो चिट्ठी ऊपर जाती थी अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट 14 रुपये लेके नीचे आता था और हमको देता था। जब हमको कड़की लगती थी, हमको कहीं पैसा नहीं हुआ करता था, तो हम जी में जाते थे। हमको मालूम है कुछ ना कुछ तो वो लेगी, और वो हमेशा कुछ ना कुछ तो लेती थी। ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मायापुरी का चलन चालू हुआ। मायापुरी मेरे ख्याल से 5 या 6 रुपये देते थे, लेकिन उनका क्या था, वो प्रॉम थे, कम पैसा देते थे। वो दिल्ली के और मैगजीन की तरह वो आपके फ़ोटो ना मारते थे ना पैसे मारते थे। आपने 10 फ़ोटो भेजे, उन्होंने 4 फ़ोटो रखे तो 4 का आपको चेक आता था और बाद में रिटर्न फ़ोटो आते थे 1 हफ्ते के अंदर। उन्होंने कभी अपना रेपुटेशन डाउन नहीं किया। वो कम देते थे लेकिन टाइम पे देते थे। आपने जो काम शुरू किए थे तब आप लोग को उम्मीद था इस पैसे में खर्च चल जाएगा, और आप लोग कैसे कहाँ स्ट्रगल करने जाते थे? हम पूरी बम्बई घूमते थे। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ शूटिंग है। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, वहाँ तब के ज़माने में हर आर्टिस्ट सेलेबल हुआ करता था। ये नहीं कि स्टार ही बिकता था, हर आर्टिस्ट बिकता था, हर आर्टिस्ट की फ़ोटो बिकती थी। तो हम हर आर्टिस्ट के लिए फ़ोटो करते थे।
लेकिन ज़्यादातर हम स्टार के फ़ोटो करते थे, छोटे मोटे आर्टिस्ट को हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे। एक चीज़ और जानना है कि आप लोग को खबर कहाँ से मिलती थी कि कहाँ पर क्या शूटिंग होने वाली है, कौन आने वाला है? हम लोग रोज़ घूमते थे ना, तो स्पॉट बॉय है, लोग हैं, क्योंकि पीआरओ हमको बुलाते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई पेपर नहीं था, आई कार्ड भी नहीं? आई कार्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास, तो पीआरओ हमको बुलाते नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता सब ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई, और वो एसोसिएशन का चीफ हमने उमेश जी को बताया, क्योंकि उमेश जी को रूल रेगुलेशन लॉज ये सब मालूम थे। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और हमने मोहन स्टूडियो में ऑफिस बनाया। उसी दौरान अमित जी के साथ बैन का चक्कर चला, ये चला, तो उसका हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अमित जी के बैन के बाद भी हमने कभी अमित जी को ये नहीं किया कि भाई आपने क्यों बैन किया, ये कुछ नहीं। वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत थे, बिकने वाले आर्टिस्ट बहुत थे, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। और वो तो मैं कहता हूँ इतना गोल्डन पीरियड था, कितनी शूटिंगें होती थी, आप यकीन नहीं मानोगे, फिल्म सिटी में 23 शूटिंगें चलती थी। आर्टिस्टों के लिए मेकअप रूम कम पड़ते थे, तो हम काफ़ी शूटिंगें करते थे दिन में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम चलने लगा, अच्छा काम चलने लगा, पैसा आने लगा। उसी दौरान ट्रांसपेरेंसी का दौर शुरू हुआ, तो हमने बाद में 20-25 रुपये से लेके हमने हर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के 200 रुपये किए। हमने कहा 200 रुपये मिलने चाहिए, और हमने ट्रांसपेरेंसी 500 रुपये में बेचने शुरू कर दिया। यहाँ पे एक और बात जाननी है कि क्या फोटो के नीचे आप लोगों का नाम छपता था, छाया प्रदीप बांदेकर या? इसका भी एक बड़ा किस्सा है। क्या हुआ कि बड़ा जी मैगजीन निकलने लगा, बड़े साइज़ में। तो उस ज़माने में अमिताभ जी के फ़ोटो का खींचना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं एक दिन सेंटर होटल चला गया, वहाँ अमित जी कमल जी डांस के ऊपर कुछ एल्बम बना रहे थे। ये चलन एल्बम का कमल जी ने शुरू किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वो उनका चलन चला नहीं जो आजकल चल रहा है। उसके बाद कितने सालों के बाद ये चीज़ें हिट हो गई। हालांकि इसका सेहरा जाता है डांस मास्टर कमल जी के पास। तो मैं वहाँ चला गया, तो लंच ब्रेक हुआ था। तो लंच ब्रेक हुआ था, अमित जी को जॉनी लीवर कुछ चुटकुले सुना रहा था। तो अमित जी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इतने ज़ोर से कि अंदर के सारे दांत वात सब दिख रहे। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने बोला इससे अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं। तो मैंने कैमरा निकाला और कुछ फ़ोटो ये किए। आप अकेले थे वहाँ पर? तो मैं अकेला फ़ोटोग्राफ़र था। तो मैंने कुछ कैंडिड फ़ोटो निकाले और वो ट्रांसपेरेंसियाँ मैंने सारी इंग्लिश मैगजीनों को दिखाई। तो सब ने वो रिजेक्ट कर दी, बोला पागल है क्या, ये अमित जी के ऐसे मुंह खुले विले कौन छापेगा इसको। तो एक एडिटर है भावना सुमैया, जिसको फोटोग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो उन्होंने वो ट्रांसपेरेंसी ली, बोली मैं इसका फ़ीचर छापूंगी। और उन्होंने उसका फ़ीचर छापा, जो बाद में काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद एक शूटिंग हुई थी सनी देओल पानी के अंदर और संगीता बिजलानी पानी के अंदर, तो वो भी मैं अकेला था। तो वो मैंने फ़ीचर खींचा और वो फ़ीचर उनको दिखाया। कहाँ शूटिंग हुई थी ये न्यू बॉम्बे में शूटिंग हुई थी क्लब में। तो ये मैंने फ़ोटो करने के बाद मैंने भावना जी को दिखाई, तो भावना जी बड़ी खुश हो गई, बोला मैं इसका फ़ीचर छापूंगी। तो उन्होंने अमित जी के वो फ़ोटो में बड़ी बोल्ड बाईलाइन दी थी, और सनी देओल के अंदर भी बहुत बोल्ड बाईलाइन दी थी। उस समय किसी भी प्रेस को प्रोड्यूसर की तरफ से रोका नहीं कि आप ये फोटो क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं था। जाने के बाद इतना हमारा फेस ये हो चुका था कि लोगों को मालूम है। तो बाइलन 2 इतनी बड़ी इंग्लिश मैगजीन में छपना बहुत बड़ी बात है। तो चंद टॉप के फोटोग्राफ़र भावना के पास गए, उन्होंने मीटिंग बुलाई भावना के पास। बोला आप पागल हो गई हो? बोला क्या हुआ? बोला हम करोड़ों रुपए डाल के स्टूडियो बनाया है, करोड़ों की लाइटें हमारे पास है, हम अच्छे फोटोग्राफ़र है। एक नया लड़का जिसके पास कुछ है ही नहीं, एक छोटा सा फ्लैश में फ़ोटो करता है, और आप उसकी फ़ोटो छापते हो। आप छापो, लेकिन हमको ये प्रॉब्लम है कि आप उसकी बाईलाइन मत दो।
तो भावना जी ने मुझे बुलाया, बोला प्रदीप या तो तुझे पैसे मिलेंगे या तो तुझे बाई लगी, क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। बोली ठीक है। तो उसके बाद वो मैगजीन में बाई लाइन बंद हो गई। ऐसा भी पॉलिटिक्स था। लेकिन मैंने किसी चीज़ का बुरा नहीं माना। मैंने कहा ये तो हर धंधे का उसूल है, आप उसको लाइटली लो, पॉजिटिवली लो। मैं काम करते रहा। फिर बाद में फिर बैलेंस शुरू हो गया उसके बाद सब जगह पे। पर बाद में इतना पैसा आने लगा, हमको तो बहुत पैसा मिलने लगा। स्टारडस्ट ने ट्रांसपेरेंसी 500 रुपये एक ट्रांसपेरेंसी देता था, और आज तक स्टारडस्ट का लाना पब्लिकेशन का है, उनके मेरे ख्याल से 12 के 24 मैगजीन है, तो उनके अंदर रिकॉर्ड है मैंने 56 ट्रांसपेरेंसी 500 रुपये के रेट से एक ही टाइम में बेची है। उस ज़माने में जितना मेरा बिल स्टारडस्ट शो टाइम का होता था किसी का नहीं होता था। मैं कहीं और जाता ही नहीं था क्योंकि मुझे इतना पैसा मिलता था वहाँ से। आपने कहा कि लगभग 40-45 साल आपने एज ए प्रेस फोटोग्राफर काम किया। इस दौरान बहुत सारे कलाकार मिलते होंगे, तो कैसा अनुभव रहा कलाकारों के साथ आपका? मैं तो कहता हूँ कि कलाकार हमेशा अच्छे होते हैं अगर आप उनको उनका सही मूड, सही माहौल देखकर अगर आप अप्रोच हो गए तो कोई आर्टिस्ट आपके लिए बुरा नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, जाते ही आर्टिस्ट को कोई सलाम नहीं, दुआ नहीं, कुछ नहीं, सीधे उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप आराम से जाइए। हर आर्टिस्ट की एक साइकोलॉजी होती है, वो देखता है कि सामने वाला कितने पानी में है। ख़ास तौर से जैसे मैं नाम लूँगा जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ इतना अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी एक बात है, आप उसके पास थोड़ा सा देखते रहिए, रिलैक्स हो जाइए, उसको शॉट देने दीजिए, उसका मूड देख के उसके साथ बात कीजिए, वो आपको ज़रूर फ़ोटो देगा। दूसरे रहे शशि कपूर, ये आपको दोपहर तक फ़ोटो देंगे, शाम को ये कभी आपको फ़ोटो नहीं देंगे। वो सवेरे सवेरे जाइए, उनको गुड मॉर्निंग कहिए, शशि जी कुछ फ़ोटो चाहिए। तो अगर उनका मूड नहीं रहा, अगर उनका ड्रेस नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, तो कहेंगे बच्चों कल आना, कल फ़ोटो करेंगे। तो आप कल जाइए, आपको फ़ोटो करेंगे, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। श्रीदेवी इतनी बड़ी आर्टिस्ट, वो हमेशा हमको कोऑपरेट करती थी। उसने कभी भी ये नहीं किया कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे में इतना स्टार जो मैं कभी नहीं कहा। मुझे याद है सावन जी की एक पिक्चर थी जिसके अंदर उनके 7 चेंजेस थे। तो पहले दिन हमको थोड़ा लेट हुआ क्योंकि गाने में हमेशा पहले दिन लेट होता है। तो हम लोग गए थे तो उनको अप्रोच किया, हमने कहा श्री जी फ़ोटो। तो बोली मैं शॉट देती हूँ, आप लोग बैकग्राउंड देख लो। हमने बैकग्राउंड देख लिया था। तो वो फ़ोटो देने के बाद बोली आप लोग कल भी आना, मैं 7 दिन यहाँ शूटिंग कर रही हूँ और 7 दिन मेरे ड्रेस चेंज है, तो हर ड्रेस में मैं आपको फ़ोटो दूँगी। और उन्होंने अपना जो बात है वो बात की पक्की थी। 7 दिन उसने हमको फ़ोटो दिया। उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, उल्टा वो बड़ी खुश होती थी। जितेंद्र है, शत्रुघ्न सिन्हा है, रीना रॉय है, पूनम है। पूनम तो इतनी अच्छी थी कि खाना खाते खाते उठ के वो फ़ोटो देती थी। इतने अच्छे, मैंने वो आर्टिस्टों का कोई मेल नहीं है, ऐसे आर्टिस्ट होने नहीं है। इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने खूबसूरत आर्टिस्ट कि ऐसा लगता था भगवान ने इनको इतने फुर्सत से बनाया है। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट होते थे। पूनम कितना खूबसूरत दिखती थी। रीना राय जी, रीना जी तो यानी किसी फोटोग्राफर को उसने मना नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, सबके साथ फ़ोटो करते थे। और लेकिन ये था कि अगर आप शशि कपूर को कहते कि सर उस मैडम के साथ फ़ोटो, तो कहते थे आप उनसे पूछिए, वो रेडी है तो मैं रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे पास एक्सक्लूसिव फ़ोटो है जीनत अमान और रेखा। तो वो था एसएल स्टूडियो में शूटिंग, दोनों शूटिंग कर रही थी। तो मैंने रेखा जी से बात की, तो मैं रेखा जी से मराठी में बात करता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ मराठी में बात करती। मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से मराठी बोलती है। रेखा है, डिम्पल जी है, काफ़ी आर्टिस्ट मराठी बोलते हैं। तो मैं उनको कहा कि देखिए जीनत जी यहाँ शूटिंग कर रही है, आप भी शूटिंग कर रही है, मुझे दोनों का फ़ोटो चाहिए।
बोली वो बात तो बनेगी नहीं बच्चों, वो छोड़, वो ये चीज़ें छोड़ के तो कुछ भी मांग ले। मैंने कहा ऐसा क्या करते हो आप, इतनी बड़ी स्टार हो, जीनत जी इतनी बड़ी स्टार हो, आप तो सोचो ना। और मैंने झूठ बोला, मैंने कहा जीनत जी को मैंने पूछा है, जीनत जी रेडी है आप बोलिए। तो बोली ठीक है मैं बताती हूँ। तो फिर तू थोड़ी देर रुक मैं बताती हूँ। मैं जीनत जी के यहाँ गया तो जीनत जी बड़ी, यानी वन ऑफ द बेस्ट हीरोइन, जिनको एटिकेट्स मैनर्स इतने थे कि आप अगर उसको दिखे, आपको पहचानती है तो वो सामने से आपको गुड मॉर्निंग करेगी। तो मैंने नॉक किया, क्योंकि उस ज़माने में कोई इतनी, खाली एक बॉय होता था, एक मेकअप मैन, एक हेयर ड्रेसर, ज़्यादा तामझाम नहीं होता था। तो मैं जीनत जी के यहाँ गया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। बोले गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा रेखा जी ये स्टूडियो के अंदर शूटिंग कर रही है। तो बोली अच्छा, हालांकि सबको सब मालूम होता है, आर्टिस्ट पहले ही कंफर्म कर लेता है कौन कहाँ शूटिंग कर रहा है, कौन कौन से मेकअप रूम में। तो बोला अच्छा। तो मैंने कहा तो मैंने उनसे बात की है आपके साथ फ़ोटो करने के लिए, वो रेडी है, आप बोलिए। अब ईगो की प्रॉब्लम आ गई, रेखा रेडी है और मैं ना बोलूं तो ये बात ये जो उछालेगा। तो बोली ठीक है, अगर वो रेडी है तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं भी रेडी होती हूँ। तो वो भी रेडी हो गई। थोड़ी देर के बाद रेखा ने मुझे कहा क्या आप वो मुझे वहाँ जाना है या आप वो यहाँ आएंगे। मैंने कहा आप जैसा भी बोलो, आप जैसा बोलो वैसा मैं उनको बोल दूँगा। बोली ठीक है मैं ही चली आती हूँ जीनत के यहाँ। तो वो अपने मेकअप रूम से जीनत के मेकअप रूम में गई। आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों ऐसे गले मिली जैसे कुंभ मेले में बिछड़े हुए थे। फिर बाद में काफ़ी देर के बाद उनकी बात हो गई, सब कुछ हो गया और उन्होंने मुझे बहुत फ़ोटो दिए जो एक्सक्लूसिव है। वैसे ही श्रीदेवी और रेखा के आपस में बड़ी ट्यूनिंग थी। तो राजकमल स्टूडियो के अंदर श्रीदेवी शूटिंग कर रही थी और रेखा उनसे मिलने आई थी। तो मैंने रेखा और श्रीदेवी के एक्सक्लूसिव फ़ोटो किए। फिर एक बार एक जगह देव साहब और अमिताभ बच्चन साथ में थे एक फंक्शन के अंदर। तो देव साहब काफ़ी सालों से सन एंड सन के अंदर रहते थे। तो मैं वो फंक्शन कवर कर दिया। तो देव साहब ने कहा अमिताभ को, चल अमित ऊपर चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो आगे देव साहब, पीछे अमित जी, उनके पीछे मैं। जब मैंने कहा अभी अमित जी तो चले गए रूम में, तो उनके साथ मैं भी चला गया। अभी अमित जी को लगा इसने को देव साहब ने बुलाया होगा, देव साहब को लगा इसको अमित जी ने बुलाया होगा। तो मैं गया, मैं पहले तो काफ़ी देर तक खड़ा रहा। तो देव साहब ने, देखिए बड़े आर्टिस्ट का कितना बड़ापन होता है, उन्होंने कॉफ़ी बनाई, 3 कॉफ़ी बनाई। पहले तो उन्होंने अमिताभ को दी, दूसरी कॉफ़ी मेरे हाथ में थमा दी और तीसरी खुद पिए। सब कॉफ़ी बीफी पीने के बाद दोनों गप करने लगे। तो वो ज़माने में थोड़ा प्रेस के साथ गर्मा गर्मी चल रही थी। तो मैंने एक आहिस्ता से बिना फ्लैश के क्लिक कर दिया, क्योंकि अगर मैंने कहा फ्लैश मारूंगा, अगर अमित जी कुछ बोले तो अपना तो बेड़ा गर्क। तो मैंने एक फ़ोटो लिया तो अमित जी ने देखा मैं हूँ तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई, मैं थोड़ा और नज़दीक गया फिर मैंने वहाँ वाइट कर्टन थे वो हटा दिए, अच्छी लाइट आ रही थी। फिर मैंने देखा अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब वो जाने लगे तो मैंने कहा देव साहब अमित जी साथ में फ़ोटो। बोले ठीक है आ जाओ। तो फिर मैंने दोनों के फ़ोटो किए। ऐसे मेरे पास एक्सक्लूसिव फ़ोटो बहुत है, ये शायद पहली बार सुन रहा मैं भी, अमित जी और देव साहब के साथ में फोटो। बहुत है मेरे पास, बहुत किस्से है, बहुत फ़ोटो है। और मैंने सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत थे। कभी मुझे किसी आर्टिस्ट ने नहीं कहा कि तू हमारी फ़ोटो मत ले। अगर कोई आर्टिस्ट मना भी कर देता तो हम फ़ोटो नहीं लेते थे। हम किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते, लेकिन आर्टिस्ट कभी हमारे साथ हमारा अपमान कभी किसी आर्टिस्ट ने नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि इनको ये अच्छे फ़ोटोग्राफ़र है, इनको हर चीज़ मालूम है। एक बार रेखा ने सावन कुमार ने रेखा और सावन कुमार शूटिंग कर रहे थे, मैं दोनों का फ़ोटो कर रहा था। तो सावन जी ज़रा अपना रौब ढालने के लिए बोला यार तू डिस्टर्ब मत कर, तू बाजू से ले, ये ले वो ले। तो रेखा जी ने कहा आप अपना काम करो, उसको मालूम है उसको क्या करना है। रेखा ने मेरी साइड ली थी।
ऐसे आर्टिस्ट होंगे तो काम करने का मज़ा कुछ और ही होता है।